अ, कल के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड सेशन में वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया था कल का। क्वेश्चन था सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये क्या चीज़ है, क्या वाला है, ये नाम समझ में आता है। अभी सुक्रोज सुक्रोज चैप्टर में आ रहा था तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि सुक्रोज क्या है। सुक्रोज एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट है, तीनों कार्बोहाइड्रेट समझते हो ना आप। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, हमारे खाने में जरूरत होती है हमको, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, डेवलप होता है। उसी प्रकार से पौधों में भी ग्लूकोज डेवलप होता है, वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह से जैसा ग्लूकोज है वैसे ही फ्रक्टोज और सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है। बस इसमें एटम के जो अणुओं की संख्या होती है, इनका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो जरा, ग्लूकोज का तो सभी को मालूम है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये C6H12O6। एक तरह से सिंपल शुगर होती है, शक्कर होती है। हमारी बॉडी में जो शुगर शक्कर का लेवल होता है ना, वो होता है। अच्छा, इसी तरह से जो फ्रक्टोज और ग्लूको वो जो सुक्रोज और देखो सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज टेबल शुगर का फॉर्मूला होता है ये, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। लैक्टोज तो अलग होता है, लैक्टोज जो है वो जय कर दे लोकेश। तीनों चीज क्या होती है देखो, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। व्हाट इज डिफरेंस? सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो सुक्रोज होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है आपको, C6H12O6। फ्रक्टोज का और देखेंगे, ग्लूकोज का इन्होंने फॉर्मूला नहीं लिख के दिया, दूसरी वेबसाइट है, इन्होंने फॉर्मूला नहीं लिख के दिया, बेकार वेबसाइट। फॉर्मूले के कंपेरिजन कम से कम केमिस्ट्री रूप में फॉर्मूला तो बताओ उसका कम से कम। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज जस्ट आपको दुगना होता है किसका, ग्लूकोज का। C6H12O6 होता है ना, C6 की जगह कार्बन कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, है ना। तो बस इसमें यही फर्क रहता है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अरे यार, ये गड़बड़ मामला भाई, बेसिक अंतर तो बता देते हैं। WebMD बहुत बड़ी साइट है, काय के लिए, केमिकल के लिए, मतलब उसके लिए जो दवाइयाँ होती हैं, जो बीमारी होती है उसके साथ, उसके लिए बहुत बड़ी साइट है। जितनी भी सारी इसमें रिसर्च वगैरह जो है बहुत सारे इसमें कंक्लूड करके रखते हैं। WebMD नाम याद रखिए वेबसाइट का, बहुत अच्छी साइट है मेडिकल फील्ड के लिए। यू may be surprised to learn that sugar is plant product. In fact, all green plant create sugar during photosynthesis. Sugarcane and sugar beets are the most efficient sugar plant. सभी प्लांट शुगर जनरेट करते हैं। इवन प्लांट तो जो जनरेट करते ही हैं, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनाते हैं। आप सभी ने देखा उनके जो फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है, उसमें कैसे वो ग्लूकोज बना रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी की मदद से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार से ग्लूकोज बना रहे होते हैं। ग्लूकोज जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है। और शुगर केन एंड शुगर बीट्स आर द मोस्ट एफिशिएंट शुगर शुगर प्लांट। और जो हमारे गन्ने होते हैं, गन्ने जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट शुगर न्यूट्रिशन, you may hear lot of different word for sugar such as sucrose, glucose, fructose. These are many other are type of sugars. They bond together to create a lot of your favorite treats. तो जो हमारी शक्कर होती है वो तीन तरह के, आप जो है उसमें उसके नाम, तीन तरह के नाम से उसको जानते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तीनों ही शक्कर के फॉर्म है, शक्कर के प्रकार हैं। Despite their differences, sucrose and fructose have one thing in common, and that's how they affect your health. जो सुक्रोज और फ्रक्टोज हैं उनके बीच में एक चीज कॉमन है, जिसके कारण से हमारी स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। एज अ कार्बोहाइड्रेट, सुगर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सम ऑफ योर बॉडीज फंक्शन लाइक द अदर कार्बोहाइड्रेट। टू मच शुगर कैन बैड फॉर यू। जो कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं।
उसी प्रकार से शुगर भी हम अगर ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो बहुत ज्यादा जो है हमको परेशानी हो सकती है। ऑल अबाउट शुगर, सिंपल शुगर, ग्लूकोज के बारे में बता दिया। फ्रक्टोज, योर बॉडी प्रोसेस फ्रक्टोज डिफरेंटली। अच्छा, फ्रक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड दैट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट शुगर। जो इन्होंने शुरुआत में बोल दिया कि ये तीनों क्या शक्कर के प्रकार है। ग्लूकोज जो हमारे प्लांट वगैरह खा से बनती है, ग्लूकोज वो होता है ना। हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज जो है वो एनर्जी का सोर्स होता है। और जो फ्रक्टोज होता है इज अ मोनोसैकेराइड दैट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट शुगर। और ये जो फ्रक्टोज होता है उसको हम फ्रूट शुगर के माध्यम से, जो फलों में मीठापन होता है ना, सेब खाते हो मीठा लगता है, पपीता खाते हो, केला खाते हो, तो उसमें जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज नेचुरली अकर्स इन फ्रूट, वेजिटेबल, हनी, सुगर केन एंड शुगर बीट्स। इट्स अराउंड 1.5 टाइम्स स्वीटर देन टिपिकल टेबल शुगर। और जो फलों में शुगर पाई जाती है जो फ्रक्टोज के नाम से जा रही होती है, वो 1.5 गुना ज्यादा मीठी होती है नॉर्मल शुगर से, जो हमारी टेबल शुगर होती है उससे। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को कोशिश करना चाहिए ऐसे फल जिसमें शुगर ज्यादा है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें शक्कर का दूसरा प्रारूप छुपा हुआ रहता है जो फ्रक्टोज होता है ना। फ्रूट, वेजिटेबल, हनी, इन सभी में होता है वो शुगर का। और यदि डायबिटीज पेशेंट ये सब खा रहा है तो उससे जो हमारी टेबल शुगर होती है, जो हम घरों में खा रहे होते हैं चाय में डालकर या दूध में डालकर जो पी रहे होते हैं उसको हम शुगर को, फिर वो तो ना के बराबर ही काटना चाहिए, क्योंकि फल फ्रूट से ऑलरेडी शुगर जा रही है बॉडी में। योर बॉडी प्रोसेसेस फ्रक्टोज डिफरेंटली दैट इट डज फॉर अदर शुगर। फ्रक्टोज इज मेटाबोलाइज्ड इन योर लिवर एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। नॉर्मल शुगर की जगह हमारा जो फ्रक्टोज होता है उसमें हमारा बॉडी अलग तरह से काम कर रहा होता है। फ्रक्टोज जो है वो हमारे लीवर के उपापचयी प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म को यूज करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस मीन्स दैट योर बॉडी डजंट नीड इंसुलिन टू प्रोसेस फ्रक्टोज एंड दैट इज अ स्मॉलर एंड दैट इट हैज स्मॉलर इफेक्ट ऑन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यार ये बात थोड़ी सी गलत साबित हुई। नॉर्मली फलों को खाने, केला वगैरह खाने से मना किया जाता है डायबिटीज पेशेंट को, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं नॉर्मली शुगर क्या होती है, जब हम शुगर खाते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और ब्लड स्ट्रीम जो ब्लड होता है, खून होता है, उसमें जाती है, और इंसुलिन उस ब्लड को कन्वर्ट कर रहा होता है, इंसुलिन उस ब्लड को जो है वो खा रहा होता है, पचा रहा होता है। लेकिन जो शुगर फलों से मिलती है जिसको हम फ्रक्टोज बोल रहे हैं, उसको पचाने के लिए इंसुलिन नहीं काम करता, उसको पचाने के लिए हमारा लीवर काम करता है। इसके कारण से फ्रक्टोज का हमारी हेल्थ पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। बढ़िया है। सुक्रोज इज, उसके बाद आ जाता है फ्रक्टोज के बाद आता है सुक्रोज। सुक्रोज इज डाइसैकेराइड मेड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो सुक्रोज होते हैं वो दोनों से मिलकर बने होते हैं, उसमें ग्लूकोज भी होता है और फ्रक्टोज भी होते हैं। इट्स कॉमनली नोन एज टेबल शुगर। हमारी जो शक्कर खाते हैं हम नॉर्मली, वो हमारे सुक्रोज है। जो शक्कर खा रहे हैं उसमें दोनों ही है, फ्रक्टोज भी है और ग्लूकोज भी है। बट इट कैन बी फाउंड नेचुरली इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड नट्स। और इसके अलावा टेबल शुगर के अलावा भी फ्रूट वगैरह में पाई जा सकती है, दोनों ही फ्रूट्स में दोनों पाए जा सकते हैं, सुक्रोज भी और फ्रक्टोज भी। हाउएवर इट्स आल्सो प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम शुगर कैन एंड शुगर बीट्स थ्रू अ रिफाइनमेंट प्रोसेस। ये जो है वो गन्ने के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो मेरे ख्याल से इसका इतना नॉलेज काफी होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज को समझने के लिए, है ना। सुक्रोज जो है हमारे टेबल, जो हमारे हम खाते हैं शक्कर, उसमें पाया जाता है। उसमें दोनों ही होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। फ्रक्टोज का फॉर्मूला जो है इसमें फ्रक्टोज का फॉर्मूला दिया नहीं है। अम, जो इस पे देखा था ग्लूकोज, जो फ्रक्टोज का फॉर्मूला देखिए बात, भैया सबके एक ही थे। C6H12O6। फ्रक्टोज का भी होता नहीं, सुक्रोज का अलग होगा, सुक्रोज का ज्यादा होगा। नहीं भैया सबके एक ही थे। अरे नहीं थे दादा, सुक्रोज का अलग होगा, C12H22O11। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम रहेगा, वही बोल रहा हूँ मैं तुमसे बार बार। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम रहेगा C6H12O6, क्योंकि दोनों सेम है। थोड़ा सा अंतर क्या है बस इसमें, हमारा ग्लूकोज को पचाने के लिए इंसुलिन काम करता है, फ्रक्टोज को पचाने के लिए लीवर जिम्मेदार होता है। लेकिन जो हमारा सुक्रोज होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, और उसको दोनों, जाहिर सी बात है, दोनों को पचाने के लिए उसको जो है वो इंसुलिन भी चाहिए
और लीवर भी चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है C12H22 सुक्रोज, C12H22O11, कार्बन इससे दुगना हो जाता है, C12H22O11। ठीक, तो पहला क्या है ग्लूकोज, दूसरा क्या है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही सेम, दोनों के फॉर्मूले सेम। अंतर क्या है, ग्लूकोज को इंसुलिन पचाता है, फ्रक्टोज जो है वो लीवर में बचता है, लीवर पचा रहा होता है उसको। दूसरा जो है वो सुक्रोज कहलाता है। सुक्रोज दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए दोनों को मिक्स करके बना हुआ उसका फॉर्मूला C12H22O11। तो सुक्रोज की बात यहाँ इस चैप्टर में हो रही है, तो कल ये रह गया था बात, इसलिए मैंने अभी बता दिया, इसको क्वेश्चन आया था। अच्छा वो पूछा था, माशिका ने पूछा था शायद, क्योंकि नॉर्मली ये कंफ्यूजन रहता है। हाँ कुछ पूछना है और? मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। भैया कोयले उत्पादन में हमारे भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कोयला उत्पादन में जहां तक है दूसरा या तीसरा, कंफर्म नहीं है मुझे, एक बार कंफर्म कर लो। भैया कहीं पांचवा लिखा रहता हाँ है हाँ और सही सही कहीं सही, तीसरा लिखा रहता है। मैं समझ गया, इस बात को मैं कल भी क्लियर करने वाला था। एक्चुअली आप मैग्नीज के बारे में देखोगे ना, तो मैग्नीज के जो मैग्नीज का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, देखो मैं इस बात को मैं कल भी कवर करने वाला लेकिन भूल गया मैं। इस बात को ध्यान रखो, बुक में जो डाटा उपलब्ध होता है वो पुराना होता है ना। जैसे बुक में लिखा हुआ है मैग्नीज का उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन है, बुक में क्या लिखा हुआ है, ओडिशा। उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा लिखा हुआ है। जबकि अगर आप लेटेस्ट डाटा देखोगे तो अच्छा बुक में ही दो जगह डाटा में कंफ्यूजन है। 2001 का डाटा जो है वो उड़ीसा दिखा रहा है, और ग्राफ में जो है आप देखोगे मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रहा है। और मैंने अभी के लेटेस्ट डाटा जो निकाले हैं उसमें भी सबसे ज्यादा उत्पादन मैग्नीज का मध्य प्रदेश में होता है। उसी प्रकार से अगर हम कोल उत्पादन देखें तो कोल उत्पादन में कोल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर लिखते हैं, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर चाइना। चाइना सेकंड फर्स्ट नंबर पे है, फिर उसके बाद इंडिया आता है सेकंड नंबर पे, और इंडोनेशिया आता है तीसरे नंबर पे। तो विकिपीडिया के सोर्स हैं ये, और इसमें ईयर बाय ईयर लिखा हुआ है बाकायदा। तो आप देखोगे 2020 में सबसे लेटेस्ट डाटा डाटा जो है वो 20 के हैं। 2019 में भी चाइना जो है वो आगे था, सेकंड नंबर पे भारत था। 2018 में भी, अगर 2016 जो कि नॉर्मली बुक में इसका डाटा लिया जाता है, तो चाइना एक नंबर पे था और भारत 2 नंबर पे था। अंशिका, अगर आप शिवलाल की दिग्दर्शिका से पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव पे एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव गलत दिए हुए हैं उसमें, मैंने देखा उसको। परीक्षा अध्ययन भी थोड़ी बहुत मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने कुछ चैप्टर जो देखे वो सभी को बता दूं मैं। परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या दिग्दर्शिका कुछ भी हो, उसमें ऑप्शन में कई बार जो है वो कुछ गलत दिया हुआ रहता है। थोड़ा बहुत भी डाउट आए यदि उसमें, तो कंफर्म कर लीजिएगा अपनी बुक से। यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है 2007 के बाद से ही, 7 के बाद से भारत जो है वो सेकंड नंबर पे रहा है ना। उसके अलावा मेरे ख्याल से एक आध साल में हो सकता है, नहीं है, हमेशा जो है वो मिलियन टन में भारत का उत्पादन सेकंड नंबर पे रहा है अभी भी। कोयला उत्पादन में चाइना फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे इंडिया, तीसरे पे इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट वगैरह आते हैं। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसे ही मैग्नीज के उत्पादन में अगर ये लिस्ट दे देते ना, तो मेरे ख्याल से अच्छा रहता। हाँ भी गाइड में तो उन्होंने तो 5वें नंबर पे पहुंचा दिया केवल, भारत को। हाँ वो गड़बड़ है। मैंने दिग्दर्शिका में और भी क्वेश्चन देखे हैं, अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में से भी और इस वाले चैप्टर में से भी कुछ ऑब्जेक्टिव गलत दिए हुए इसमें। एक बार थोड़ा बहुत उस पर पूरी तरह से विश्वास मत करना। लिस्ट ऑफ मैग्नीज प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन इंडिया, कंपनीज नहीं, स्टेट। ibm.gov.in, ibm.gov पूरी पीडीएफ खोलेगा ये। पीडीएफ में मैंने देखा इसकी स्टडी करके, ये पूरी गवर्नमेंट का पीडीएफ है, गवर्नमेंट ने डाटा उपलब्ध करवाया हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे एक पीडीएफ में एक जगह पर लिखा हुआ है उन्होंने लिस्ट में कि कौन का स्थान सबसे ज्यादा है, और ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। अब दिक्कत ये है आपसे किस हिसाब से पूछ लिया जाता है वो। अगर वर्तमान का पूछा जाता है तो मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आगे है ना। और यदि पुराना डाटा पूछा जाता है तो वो उड़ीसा है। अरे ये तो किसी और का खुल गया, अरे डॉट इन लगा हुआ है तो ये तो इंडिया पे होना चाहिए।
ये देखो 2016-17 में मैग्नीज ओर प्रोडक्शन इन डिफरेंट स्टेट। तो इसमें देखोगे यदि आप, तो सबसे ज्यादा जो है वो 27%। ये गवर्नमेंट का, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेबसाइट देखो ibm.gov.in, गवर्नमेंट की साइट से निकाला हुआ है, 2016 का आंकड़ा है। क्वांटिटी जो है वो इतना टन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख टन क्वांटिटी है, जिसमें से 27% भाग जो है वो मध्य प्रदेश में निकल रहा है मैग्नीज का। ओडिशा में 24% है, महाराष्ट्र में 25% है। तो यदि आप पे डिपेंड करेगा, देखो मैं ये समझाना चाह रहा था कल कि यदि क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना, मैग्नीज के बारे में, अगर वर्तमान का पूछा जाता है तो श्योरली मध्य प्रदेश है। अगर 2001 का डाटा पूछा जाता है तो उड़ीसा आता है। मान लीजिए उन्होंने साफ नहीं लिखा कि डायरेक्ट लिखा हुआ है भारत में, मध्य प्रदेश भारत में मैग्नीज खनिज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। एक शब्द में उत्तर पूछ लिया, या ऑब्जेक्टिव देखना, टीचर जब भी ये करता है ना, उसको बुक में डाउट रहता है तो ऐसे चीज को वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में से कोई एक देगा वो, तो वो आपका सही आंसर होगा। इन केस यदि फिलअप्स में आता है या फिर वन वर्ड में आता है और वहां पर आपको आंसर लिखना ही पड़े, तो आप उस वहां पर क्लेरिफाई करोगे, वर्तमान मध्य प्रदेश, वर्तमान ब्रैकेट में, और उड़ीसा 2001, ये क्लेरिफाई कर सकते हो यदि आपके पास ऑप्शन नहीं आता है तो, है ना। दोनों ही चीजें कि आपको पता है वर्तमान में मध्य प्रदेश है, ताकि आप अपनी जगह सेफ रहो। ये चीज आप कर सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी अगर कोई ऐसा लगता है ना आपको गाइड में, अगर वो एक ये नंबर वाला पोर्शन दिया हुआ है, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो उसको। कई जगह पर गाइड जो है वो गलत हो जाती है, बुक जो है पुराना डाटा उपलब्ध करवाती है। कोशिश करना चाहिए हमें नए डाटा से हम परिचित रहें, है ना, क्योंकि नया डाटा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन इस चैप्टर में, कि कहाँ तक पढ़ चुके थे अपन, शुक्र शक्कर वाला पढ़ लिया, चीनी उद्योग के बारे में पढ़ लिया था। चुनौती क्या है इस उद्योग के सामने, कि हम जो है ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, परिवहन अक्षमता से गन्ने समय पर नहीं पहुंच पाते कारखाने में। खोई जो बचता है, मतलब जो बचता हुआ गन्ने में से रस तो निकाल लेते हैं, जो बचा हुआ रहता है उसका यूज नहीं कर पाते, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में वे उद्योग जो खनिज धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। पहला लोहा और इस्पात उद्योग। लोहा मतलब आप आयरन सभी जानते हो, इस्पात मतलब स्टील। स्टील कैसे बनाया जाता है पता है आपको। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी अपने यहाँ बहुत पुरानी है स्टील की कंपनी, एक जानते हो जिन अपन जो है उसको जो अपने झारखंड में है, क्या नाम है टाटा कंपनी की, जमशेदजी टाटा के नाम से, जमशेदजी टाटा जी ने शुरू करी थी वो इस्पात की कंपनी। और जमशेदजी टाटा, कंपनी का नाम भूल गया यार मैं। ये जमशेदपुर। जमशेदपुर में तो है वो। स्टील में डबल ही आता है, भैया, स्टील, हाँ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टायरा आयरन है एंड स्टील, टिस्को। टिस्को, हाँ सही है, मैं कंपनी का नाम भूल रहा था। टिस्को जमशेदपुर में है, जमशेदजी टाटा के द्वारा। अच्छा, इतना बड़ा व्यापारी बंदा था उस टाइम का कि पूरा एरिया का नाम ही जमशेदजी टाटा के ऊपर जमशेदपुर रख दिया गया। स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया, टोटल भारत में 111 मिलियन टन स्टील होता है। टाटा स्टील, टाटा स्टील पहले नंबर पे, JSW स्टील, फिर उसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल के नाम से प्रसिद्ध है ये। SR स्टील लिमिटेड, ये गवर्नमेंट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब शायद मोदी गवर्नमेंट ने भेज दिया हो तो मुझे नहीं मालूम, प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हो। खैर, टाटा कंपनी सबसे अभी भी नंबर 1 पे है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरणों, विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तु के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है, हम सभी को मालूम है। इस्पात के उद्योग में खपत को प्रायः एक देश के एक पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयोग कच्चा और तैयार माल दोनों ही भारी स्थूल होते हैं। इसके लिए स्थूल होते हैं, मतलब भारी और स्थूल होते हैं। स्थूल मतलब अपने आप मूव नहीं करने वाले, जहां तक है। इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लोहा अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। तो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, आइडियली इस्पात बनाने के लिए मेन जो कंपोजिशन है वो है आयरन और थोड़ी सी मात्रा में कार्बन।
ये मेन थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम मेटलर्जी डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही इसमें जो है और भी चीजें जोड़ने आने लगी। जैसे लोहा या इसके बाद कोकिंग कोल और चूना पत्थर, इसमें जो है CaCO3 जो है वो मिलाया जाने लगा। और आप तीसरा भी जानते हो, इसमें मैग्नीज भी यूज होता है, मैग्नीज भी यूज होता है, मैग्नीज Mn, और Mg मैग्नीशियम होता है, Mn, है ना। आराम से भाई, कौन है, लोकेश। इसका अनुपात कितना होता है? 4 भाग हम मिलाते हैं लोहा अयस्क, 2 भाग हम केवल मिलाते हैं कोयले का, और 1 भाग मिलाते हैं चूना पत्थर का। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा भी आवश्यक होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद है कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। वर्ष 2018 में भारत 106 मिलियन टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था 2018 में। यह स्पंज लोह का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, स्पंज लोहे का या स्पॉन्ज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक भारत जो है, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, कॉपी पेन रखे हुए हो तो रख लो। भारत में 2018 में 106 मिलियन टन इस्पात का निर्माण होता था, जिसके हिसाब से भारत जो है वो दूसरे नंबर पे था 2018 में। और स्पंज लोहा सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत सबसे नंबर बनाता है स्पंज लोहे में। अभी स्पंज लोहा क्या होता है देखते हैं अभी थोड़ी देर में। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रतिवर्ष व्यक्ति खपत केवल 70 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व के प्रति व्यक्ति की औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति जो है वो 70 किलो सोना, अपने 71 किलो सोना जो है वो ले रहा है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक के हिसाब से वहां स्टील कितना खपत हो रहा है वो निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया भारत में, हाँ भैया मेरे में 2019 लिखा है। 2019 की फिर ये भी अलग होगी शायद। भैया मेरे में भी मेरे में 2019 भी है। 74.3 किलोग्राम है हाँ खपत। ठीक है। 2019 में भारत 111 मिलियन टन इस्पात का निर्माण था। ठीक, और नंबर कौन सा है भारत का? दूसरे स्थान पर। ठीक, दूसरे स्थान पर है। ये यही चीज अपन ने गूगल पे भी सर्च करी तो उन्होंने भी यही बोला कि भारत में 2019 में 111.25 मिलियन टन स्टील का उत्पादन होता है। और भारत जो है वो हाँ अपडेटेड है आपकी बुक, ये जो मैंने डाउनलोड की हुई है एनसीईआरटी की बुक है, शायद 2018 की बुक होगी इसके कारण से। और स्पंज लोहे में, स्पंज लोहा और देख लेते हैं एक बार, स्पंज लोहा क्या होता है? स्पॉन्ज आयरन, so sponge iron is direct reduced iron, also called sponge iron, is produced from direct reduction of iron ore into iron by reducing gas or elemental carbon process of from natural gas or coal. कहाँ यूज होता है, यूजेस क्या है? Sponge iron is used in the iron and steel industry as a substitute for scrap in induction and electrical arc furnaces. Over the years, the shortage of expensive melting scrap has made sponge iron a significant raw material for manufacturing high quality steel. तो हाई क्वालिटी स्टील बनाने के लिए इसका यूज हो रहा होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? स्पॉन्ज आयरन is a form of iron that we can produce directly from iron ore through a reduction process. This is why we can call it also direct reduction iron. Sponge iron has many advantages over other similarly smelted iron form. Sponge iron is superior to pig iron, richer in content. तो इसको पिग आयरन भी बोलते हैं क्या? Hot metal obtained from iron ore scraps recycling. It is processed in blast furnace or electric arc furnace. Pig iron is used as raw material for iron and steel making. Pig iron भी इसको ही बोलते हैं, DRI पिग आयरन, है ना। पिग आयरन भी स्पॉन्ज आयरन को बोलते हैं, और रॉ मटेरियल के तरह यूज होता है स्टील उत्पादन फैक्ट्रीज में। कैसे यूज किया जाता है? आयरन इंडस्ट्रीज है सब्स्टिट्यूट फॉर स्क्रैप, स्टील इंडस्ट्री है सब्स्टिट्यूट फॉर स्क्रैप इन इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेसेस। जो फर्नेस होते हैं, फर्नेस मतलब होता है भट्टी जहां पर गर्म की जा रही है। इंडक्शन इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेसेस में जो है ये
सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होता है आयरन और स्टील। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें एक बार में पढ़ने पर कि स्पॉन्ज आयरन जो है वो यूज, सभी लोग यही बता रहे हैं। चलो खैर ठीक है। अपन को केवल ये याद रखना है स्पॉन्ज स्टील जो है वो उसके प्रोडक्शन में भारत एक नंबर पर है। एक बात में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है, अगर चाहेंगे तो अपन इस पे और टाइम दे देंगे बाद में। अभी के लिए इतना याद रखो कि स्पॉन्ज लोहे में भारत जो है वो नंबर 1 है। इसी को पिग 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 आयरन भी कहा जाता है। पिग आयरन, सुअर का आयरन। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2000, हाँ मतलब खपत कम है। खपत कम है का मतलब क्या हो जाएगा? खपत कम है मतलब हम बहुत कम निर्माण कर रहे हैं। इस्पात का यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? निर्माण इंडस्ट्री में, जहाँ पर ब्रिज बनाए जाते हैं, पुल बनाए, ब्रिज और पुल एक ही होता है, बिल्डिंग बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, तो वहां पर स्टील का यूज होता है। फैक्ट्री बनाई जाती है तो स्टील का यूज हो रहा होता है। तो उसका मतलब ये है कि भारत में कम बनाए जा रहे हैं ये सब चीजें। खपत का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत में मीट्रिक टन हर बार जो है वो बढ़ रहा है। 2012 में 81 था, फिर 87 हुआ, 92 हुआ, इनका अरे 2014-15 से 15-16 में कम हुआ। ऐसा क्यों? मोदी गवर्नमेंट चेंज हुई थी यहाँ पर 14 से 15 में। 92 से 91 हुआ, फिर 91 से 101 हुआ। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी जंप। पहले 6, फिर उसके बाद 5, फिर भैया उसके बाद कम हुआ। हाँ भैया बुक में तो मतलब 2015 से 16 में 106.60 है। मतलब ये 101 की हाँ जगह भैया। 106 है। नहीं भैया, 15 और 16 के बीच। 15 और 16, अच्छा ये 106 है। यस भैया। हम्म, और ये तो सही 16 और 17 वाला 120.14 है। 120 है। और 17-18 में 17-18 का 126.85। 126.85, और 18-19 में 101.29 1.2, बस उसके बाद नहीं होगा शायद। है ना भैया। उसके बाद भी है। 1920 का भी है। हाँ, 102.62। और 20-21 का भी है। भैया हाँ इसमें मिलियन टन में है और उसमें मीट्रिक टन में, ये अलग अलग है क्या? यस स्टार्टिंग में भैया। कितना है? 16, 15-16 से। अच्छा 15 यही 16 से आपने ही जो भैया है। लिखा है। 12 है ही नहीं। हाँ। हाँ भैया। हम्म, एक बार मैं अपने उसमें देख लेता हूँ। मिलियन टन में आंकड़े दिए हुए हैं। सही है। तो मिलियन टन में, चलो सुन लो, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन तो सकते हो कम से कम। 15-16 में 106 था, फिर उसके बाद 16-17 में 120 हुआ, मतलब 14। हाँ मिलियन टन और मीट्रिक टन में इसलिए फर्क आया यहाँ पर। मिलियन टन में दिया हुआ है तो 106 था 2015 में, फिर उसके बाद 16 में 120 हुआ, फिर उसके बाद 126 हुआ, फिर 17-18 से 18-19 में आया तो कम हुआ उत्पादन, 101 पे हुआ, और 19-20 में जो है 102 हुआ। कारण पता कर सकते हो ऐसा क्यों हुआ? कारण आपका शायद मैंने आज ही क्लास में बताया है कि चाइना के कारण से ये हुआ है ना। चाइना ने मार्केट में कांड कर दिया था, सस्ता लोहा प्रोवाइड कर दिया था, जिससे भारत का स्टील उद्योग खपत जो है वो कम हो गई थी, तो लोगों ने फिर उत्पादन भी कम कर दिया फिर, है ना। ऐसा हुआ था। दिए गए आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करें। दंड आरेख मतलब कि रेखा पे बनाएं कि कैसा कम ज्यादा हुआ है। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग, बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। क्रियाकलाप: भारत में स्थित इस्पात के उत्पादों की जानकारी एकत्रित करें। इतना टाइम नहीं है अभी। कच्चे माल का, ये क्या है? इस्पात निर्माण प्रक्रिया। अच्छा है, स्टील कैसे बनाया जाता है? तो कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन, फिर उसके बाद लोह झोंकदार भट्टी, झोंकदार भट्टी लोहा या इसका का गलाया जाना, चूना पत्थर का एक सहायक खनिज जो इसमें मिलाया जाता है, धातु का मैल हटाया जाना, फिर उसका ढलवा लोहा बनाना।
ढलवा लोहा इस तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है, ढलवा लोहा तैयार होता है। ढलवा लोहे को पुनः गला, अपन पढ़ क्यों रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो देख सकते हैं ना, एक बार वीडियो देख लेते हैं इस्पात निर्माण की प्रोसेस के लिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा लंबे समय तक समझ में आएगा। जल्दी जल्दी देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे ना। अच्छा, वीडियो देखने के लिए एक काम करो, नहीं एक वीडियो दिखाई देता हूँ, फिर उसके बाद अगला सेशन देखेंगे। बहुत गर्म 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 लावा जैसा रहता है और इकट्ठा आ रहा होता है। अगर वीडियो बंद हो Steel जाता है बीच Dynamics में is तो a कृपया कर leader फिर in the से ज्वाइन mini कर mills. लें। इंग्लिश में है तो कोई मतलब नहीं आता ऑडियो सुनाने से। ये स्क्रैप लोहा है। स्क्रैप मतलब जो देखो कार चपटी पड़ी हुई है, ये कार टूटी पड़ी हुई है। जो कार स्क्रैप में चली जाती है ना, अपने इंडिया में भी वो शुरू होने वाला है। बड़ी बड़ी जो मशीनें रहती हैं वो स्क्रैप और से वो क्या कर देंगी, जो खराब गाड़ियां वगैरह पुरानी हो गई हैं उनको तोड़ेंगी पूरा, और उससे लोहा वापस निकाल लेंगे। तो स्क्रैप वाला इंडिया में भी शुरू होने वाला है। तो ये पूरा सामान लाए और उसको मशीन में डाला। देखो लोहे का क्या करा उसने, कार देखो, ये कार जा रही है ना, इस कार का मशीन ने क्या करा, तोड़ने तोड़ने वाली मशीन, ये देखो बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कर दिया उसको। अब ये बारीक टुकड़े जो है वो कहाँ जाएंगे, केमिकली प्रोसेस होंगे शायद मेरे ख्याल से। तो इन कपड़ों में से ये कुछ खराब चीजें जो है ना उसको अलग कर ले रहे हैं कर्मचारी। तो उसके बाद ये टुकड़ों को इन्होंने कहाँ डाल दिया, अच्छा इकट्ठे ही कर रहे हैं अभी भी, दूसरे प्लांट में पहुंच गए हैं ट्रकों के माध्यम से। उसमें एक ही प्लांट होगा, उसी में अलग अलग जगह पे हो रहा होगा। अब इस पूरे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को भट्टी में डालेंगे। भट्टी में क्या होगा, ये गर्म होगा। गर्म होके क्या बनेगा, ढलवा लोहा। ढलवे लोहे में ये देखो, इतने गहरे लावा जैसी बिल्कुल पिघली हुई धातु, पूरा लावा है ये, पूरा पिघला हुआ है। फिर भी मजदूर देखो कितनी गर्मी में काम कर रहे होंगे। ये अगर गिर जाए तो क्या होगा, बहुत बुरी हालत होगी, भगवान कर ना करे कभी गिरे किसी के ऊपर। तो पूरा पिघला हुआ रहता है ये पूरा, जो भी वो है। देखो डाल रहा है कचरा और डाल रहा है उसमें, एकदम से जैसे डाला ब्लास्ट जैसा हुआ कितना ज्यादा, बहुत डेंजरस काम है। इसको बनाने के बाद, पिघलाने के बाद, ये भट्टी है पूरी, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या क्या हो रहा है। मिट्टी में सामान डालने के बाद उसको जो है फिर वो बर्तन में निकाल लेते हैं। कचरा अलग कर देंगे, जाहिर सी बात है, जो कचरा होगा उसको अलग कर लिया जाएगा। देखो कितना तेज रोशनी उत्पन्न कर रहा है वो। ये इसमें भरा हुआ है पूरा, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत मजबूत सी। ये सब कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशल प्रकार के सूट पहनते हैं ताकि गर्मी झेल सके, सिक्योरिटी के तौर पर। ये सैंपल के लिए निकाल रहे होंगे शायद, ये मशीन में है। फिर उसके बाद उसको ढाल लेंगे, ये देखो नीचे फैला रहे हैं ना, फैलाया जा रहा है उसको, लावा जैसे पूरी धातु को। कचरा निकाल के अलग कर दिया होगा उसमें से। अब ये देखो इसको ठंडा कर रहे हैं, उसको ठंडा किया जा रहा है, जो अभी जो ढाला गया है ना लोहा, पूरा अंदर ही अंदर चल रही है प्रोसेस। ये इस प्रकार की शीट जैसे तैयार कर ली उन्होंने। अब अलग अलग इंडस्ट्री में कोई शीट बनाता है, कोई तार बना लेता है, कोई पिलर्स बना लेता है बड़े बड़े। तो उसमें ही एक के बाद एक प्लांट में जाते जाती है, ये शीट बन के तैयार हो गई। शीट पे क्या कर रहे हैं, उस पर पॉलिश वगैरह कर रहे हैं ताकि वो चिकना हो सके। अच्छा, ट्रकों के लिए वो शीट बना रहे होंगे। अब ये शीट जो है जहाँ पर जिसको जैसे यूज होगी वहां पर भेज दी जाएंगी। कितनी बड़ी शीट तैयार करी उन्होंने, फोल्ड कर करके, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं दिखा सकता अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा भी अपन को ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है ना। तो इस प्रकार से फैक्ट्री में इस्पात जो है वो इकट्ठा बन रहा होता है। शीट के फॉर्म में रॉड भी बनाई जा सकती है स्टील, और उसी फर्ने एक के बाद एक फर्नेस में जाता जाता है, केमिकल प्रोसेस वाली वही चीज़ जो आपकी लिखी हुई है। पहले ढलवा लोहा बनाएंगे, ढलवा लोहे के बाद जो है इस्पात बना दिया जाएगा। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट।